Silent prayers and devotions often involve memorized rituals. Many athletes do this as they prepare for a game or contest. Some basketball players, for example, will go through a routine as they get ready to shoot a free throw. अब इंसान इबादत करता है। मुस्लिम्स को हम ले लेते हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपने रब के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमें ये कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रब आपसे बात करे तो आप क्या करें, आप कुरान पाक को पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप क्या देखेंगे कि आपका रब आपके साथ बातें कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रब से बातें करें तो आप क्या करें, आप नमाज़ पढ़ें। अब ये साइलेंटली है, खामोशी के साथ। कुछ लोग लाउडली करते हैं, कुछ ओपनली करते हैं, कुछ लोग दिखावे के तौर पे करते हैं, कुछ सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने रब की रज़ा के लिए भी करते हैं। तो ये सब के सब जो हैं ये तरीके हैं कम्युनिकेशन के, कि लोग जो होते हैं वो कम्युनिकेशन क्यों करते हैं। अगर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोग क्यों करते हैं, तिजारत के लिए। उनका क्या मकसद होता है कि अपने प्रोडक्ट्स को वो किस तरह से सेल करें कि उनकी कंपनीज़ को फ़ायदा हो। अब जो लेने वाला होता है उसका भी यही ख्याल होता है कि वो ऐसी चीज़ ले जो कि मुनासिब कीमत की हो और वो चीज़ सही भी हो। तो ये डिफरेंट वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन है। इसीलिए इन अपनी चीज़ों को सेल आउट करने के लिए, अपनी प्रेयर्स को परफॉर्म करने के लिए, अपनी एजुकेशन को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कम्युनिकेशन करते हैं। अब अगर हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो इसमें हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट हैं। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी ये कुछ शो हो रहे हैं, जिसमें है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, इंटरपर्सनल फेस टू फेस कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, organizational communication within and among large and extended environments, public rhetorical communication to a large group of listeners audience जिसमें आपके सामने हो, mass media communication to a very large audience through mediate forms, cultural communication between and among members of different cultures। अब ये सब के सब कॉन्टेक्स्ट हैं। इन शॉर्ट, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग आइडियाज़, और इसमें हमें डिफरेंट किस्म के कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। तो कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट आर जनरली अ मिक्सचर ऑफ द ऑडियंस बीइंग एड्रेस्ड एंड सोशल सेटिंग। The communication occurs in different contexts. Audience and settings may be discussed separately or together. सबसे पहले अब हम इंट्रापर्सनल को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है, कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, ऐसा राब्ता, ऐसी कम्युनिकेशन जो हम अपने साथ करते हैं, इसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ। इट मे इंक्लूड सेल्फ टॉक, ये अपने आप से बात हो सकती है। एक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन, तसव्वुराती ख्यालात भी हो सकते हैं वो। एंड विजुअलाइजेशन, या हम किसी चीज़ को देख के भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड इवन रिकॉल एंड मेमोरी, या हम अपनी यादों को दोबारा से रिवाइज करके, रिकॉल करके भी हम क्या करते हैं कि हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। नाउ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रापर्सनल स्किल्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम इंट्रापर्सनल स्किल्स को डिस्कस करेंगे। दिस इंक्लूड्स सच थिंग्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, open mindedness, being aware of your own thinking,
अब ये एक आपका नुक्ता नज़र हो सकता है, आपका एक नज़रिया हो सकता है, आपकी एक सोच हो सकती है, किस हद तक आपका माइंड जो है वो चीज़ों को एब्जॉर्व करता है ये हो सकता है, और कितना आप अपनी थिंकिंग से आगाह हैं, कितना आप अपनी थिंकिंग को जानते हैं। तो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की कुछ स्किल्स हैं। फर्दर मज़ीद द एबिलिटी टू लर्न, आपके अंदर कितनी सीखने की सलाहियत है। बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, आप कितना किसी चीज़ को समझ सकते हैं। एंड मैनेज वंस ओन्स इमोशंस, आप किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। आप में कितना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, आप कितने सेल्फ़ डिसिप्लिन हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने आप से बात करते हैं, हम अपने आप से पूछते हैं। अब मिसाल के तौर पर कोई भी काम है वो मैं करना चाहता हूँ, तो मैं अपने आप से पूछूँगा, आमिर क्या तुम खुद ये काम कर सकते हो? इसके लिए तुम्हारे पास एफ़र्ट्स हैं? क्या तुम इसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा कर पाओगे? क्या तुम्हारे पास इतनी मनी है कि आप अपने गोल को कंप्लीट कर सको? क्या आपके पास इतना टाइम है? क्या जो चीज़ आप प्लान करने जा रहे हो क्या ये पॉसिबल है? अब ये सारी बातें हैं जो मैं अपने आप से कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कहूँगा कि ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, जिसमें मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, खुद ही इसे हम कहेंगे। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ यू सी योर सेल्फ अबाउट अदर्स, कि आप अपने आप को दूसरों के हिसाब से किस तरह से देखते हो। अगर आप दूसरों के नुक्ता नज़र को समझना चाहते हो तो आप पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप किस तरह के हो। आप सेल्फ़ अवेयर हो, अपने आप से आगाह हो। अब होता क्या है कि इंसान अपने आप से लाइल्म होता है, लेकिन उसको दूसरों के बारे में बहुत पता होता है, अपने बारे में उसे पता ही नहीं होता। तो सेल्फ़ अवेयरनेस जो है इसके अंदर सबसे पहला जो टाइप है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की, वो सेल्फ़ अवेयरनेस है। नंबर 2, परसेप्शन। द परसेप्शन एस्पेक्ट्स मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। अब ये आपका अपना एक ख्याल हो सकता है जो कि आपको दूसरों से अलग एक तरह से नज़र आएगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एक्सपेक्टेशंस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एक्सपेक्टेशंस, कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस वो सही भी होती हैं या नहीं। अमूमन हमारे साथ ये होता है कि हम एक्सपेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें मायूसी, नाकामी का सामना करना पड़ता है। बहुत कम ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो ज़िंदगी में पूरी हो पाती हैं। तो एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की एक बहुत अहम टाइप है। नंबर 4, थिंकिंग। आप थिंकिंग किस तरह से करते हो, आपका लेवल क्या है। क्या जिनसे आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हो आप उनके थिंकिंग लेवल को समझते हो? क्या आप अपने थिंकिंग लेवल को समझते हो कि जब आप उनसे कम्युनिकेट करोगे तो क्या आप उनको अपनी बात समझा पाओगे? क्या वो आपके बारे में सोचेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो थिंकिंग में आएंगी। नंबर 5, रिटन। रिटन फॉर्म में आप कितने माहिर हो। अगर आप रिटन फॉर्म में किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो क्या आप कैपेबल हो, क्या आपके पास इस तरह की वो कैब है कि आप दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर सको, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप पास आउट कर सको, या फिर आपके पास किसी किस्म की कोई भी राइटिंग है, किसी दूसरे शख्स की है, या अब आपकी अपनी राइटिंग है, क्या आप उसे खुद समझ सकते हो? तो ये हमारे पास इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की 5 टाइप्स हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 2, परसेप्शन। नंबर 3, एक्सपेक्टेशंस। नंबर 4, थिंकिंग। नंबर 5, राइटिंग। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सेकंड टाइप को, दैट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
अब ये फर्स्ट वन के ऑपोजिट है इंट्रापर्सनल के। उसमें क्या था कि हम खुद के साथ ही कम्युनिकेशन करते थे, लेकिन इंटरपर्सनल में हम जो कम्युनिकेशन होती है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। जिसको इंट्रापर्सनल याद हो गई उसके लिए इंटरपर्सनल को लिखना आसान हो जाएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल। अब दो या दो से ज़्यादा लोगों में ये इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है। ये एक ऐसा तरीक़ेकार है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें दो या दो से ज़्यादा शख्स अपने ख़यालात, अपने एहसासात, अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इट टेक्स प्लेस थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मेथड्स। अब हम ये वर्बल और नॉन वर्बल को भी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वर्बल क्या है और नॉन वर्बल क्या है। इट ऑफन इंक्लूड्स फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस, body language and gestures. It also involves one-to-one exchanges between people. It is the most important and frequent context for communication. It is also essential because it is significant to forming and maintaining key relationships between individuals. For example, it can be verbal, speaking face to face, written in a letter or an email, for example, or non-verbal, for instance, facial expressions and body language. अब जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है ये फ़ेस टू फेस भी हो सकती है, मीन्स कि आमने सामने बैठ के हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये वॉइस की शक्ल में ये भी हो सकती है, जिस तरह अब आप लोग मेरी जो तस्वीर है वो आप लोगों के सामने नहीं है, लेकिन आप लोग एक वॉइस को सुन के जस्ट आप लोग एज्यूम करें। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम किसी के साथ कोई बात करते हैं तो हमें उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके जो चेहरे के तासुरात होते हैं, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वही हमें मैसेज कन्वे कर देती है। मिसाल के तौर पर अब मुझे किसी से हेल्प चाहिए और वो बंदा या बंदी वो मेरे सामने है, मैं उसे कहता हूँ कि काइंडली ये मेरा काम कर दें, तो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा, जो उसका वे होगा, टॉकिंग स्टाइल हो सकता है उसकी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, उसका जेस्चर हो सकता है, तो उससे ही मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि आया कि वो कितना विलिंग है मेरा काम करने के लिए। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। अब हम देखते हैं कि टू टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। द फर्स्ट इज़ impersonal in nature, when people react to one other according to the role they are playing. The context is impersonal. When people react to one another according to the role they are playing, the context is impersonal. जब लोग रिएक्ट करते हैं एक दूसरे पे, जो किसी भी खेल में वो अपना किरदार अदा करें, तो इस कॉन्टेक्स्ट को हम क्या कहेंगे? ये इम्पर्सनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द रिलेशनशिप बिटवीन अ कस्टमर एंड अ शॉपकीपर, द कस्टमर मे से आई वुड लाइक दिस आइटम एंड द शॉपकीपर मे से दैट विल बी 1099 rupees. The second important type of interpersonal context, however, is personal in nature. अब जो इसकी दूसरी जो टाइप है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, वो पर्सनल इन नेचर है। व्हेन पीपल रिएक्ट टू वन अनदर एज यूनिक ह्यूमन बीइंग्स विद स्पेशल नीड्स एंड इंटरेस्ट्स, अ पर्सनल कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट एंड क्लोज रिलेशनशिप्स में डिवेल्प। जैसा कि आपको मालूम है कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है और इसे ज़ाहिरी बात है रहने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको रिलेशनशिप्स को डेवलप करना पड़ता है।
इसको हम क्या कहते हैं कि पर्सनल इन नेचर। सच थिंग्स एज अट्रैक्शन, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड ट्रस्ट seem to play important roles in establishing and maintaining long-term social relationships। अब ये जो हमारे पास पर्सनल इन नेचर है, इसमें हम क्या करते हैं कि सरवाइव करने के लिए हमें ताल्लुकात की ज़रूरत होती है, और इन ताल्लुकात के ज़रिए से हम जितनी भी कम्युनिकेशन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल इन नेचर। याद रखिए कि ये जस्ट आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हूबहू याद करें। जस्ट आइडियाज़ को अपने माइंड में रखें, इन कंसेप्ट्स को अपने माइंड में रखें और एक स्केच तैयार कर लें अपने माइंड में कि अगर व्हाट इज़ कम्युनिकेशन आ जाता है, व्हाई डू पीपल कम्युनिकेट आ जाता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अभी इसको रट्टा लगाना ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट इन चीज़ों को समझें और उन्हें अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दें। Other forms of interpersonal communication: face-to-face exchanges, telephones calls, emails, and letters include the forms of interpersonal communication। अब जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी, टेलीफोनिक कॉल्स होंगी, ईमेल्स के ज़रिए कम्युनिकेशन, या फिर लेटर्स, कोई भी ख़तूत हैं, ये सब की सब जो हैं वो किस्में हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। व्हेन फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस आर सेपरेटेड बाय स्पेस, दे स्टिल फील द नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। पीपल यूज़ पर्सनल लैंग्वेज, it may be body language and gestures to convey friendship or affirm their feelings across distances। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिससे किसी और शख्स से मोहब्बत है, किसी और चीज़ से मोहब्बत है, तो अब वो क्या करेगा कि इस अपने लव का इजहार के लिए वो कम्युनिकेशन करेगा। वो मैसेज के ज़रिए हो सकती है, वो किसी मेल के ज़रिए हो सकती है, वो किसी कॉल के ज़रिए हो सकती है, वो वीडियो कॉल हो सकती है, वो चैट हो सकती है। तो ये सब के सब डिफरेंट वेज़ हैं, मे बी वो लेटर भी हो। तो ये डिफरेंट वेज़ हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? Verbal communication is the use of words to share information with other people। वर्बल कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। जब भी हम बोल के कम्युनिकेशन करेंगे तो इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। सिंपल इज़ दैट। इट कैन देयरफॉर इंक्लूड बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में बोलने के साथ साथ इंसान लिख के भी कम्युनिकेशन कर सकता है, रिटन कम्युनिकेशन भी वो कर सकता है। हाउएवर मैनी पीपल यूज़ द टर्म टू डिस्क्राइब ओनली स्पोकन कम्युनिकेशन। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ बोली जाने वाली कम्युनिकेशन को ही वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड करते हैं। द वर्बल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट द वर्ड्स यू चूज़। अब वर्बल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का जो ताल्लुक़ होता है वो आपके अल्फाज के चुनाव पर होता है। हाउ दे आर हर्ड एंड इंटरप्रेटेड, कि आप उसको किस तरह से सुनते हो और उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हो। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। अब वर्बल में क्या होगा? वर्बल में हम बोल के या लिख के हम कम्युनिकेशन करेंगे। अब इसके साथ साथ स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन? स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स में जो हमारे पास अब मेन हेडिंग है वो है स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। कि स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं और उसमें वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन दैट यूजेस वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स। These words may be both spoken and written. There are a large number of different verbal communication skills. They range from the obvious to the more subtle, such as reflecting and clarifying.
It is important to remember that effective verbal communication cannot be fully isolated from non-verbal communication. Your body language, tone of voice and facial expressions, ये सब के सब मैटर करते हैं। आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को, अपने जो इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन है, आप उसे बिल्कुल अलग थलग नहीं कर सकते नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगी? जिसमें हम इशारों के ज़रिए से, अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से, अपने तासुरात के ज़रिए से, हम अपने टोन ऑफ वॉइस के ज़रिए से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए से हम जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लैरिटी ऑफ स्पीच, remaining calm and focused, being polite and following some basic rules of etiquette will all support the process of verbal communication. जब आपके अल्फाज में क्लैरिटी होगी, आपकी गुफ्तगू क्लियर होगी, आप फोकस्ड होंगे और जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात को गौर से सुन रहे होंगे, अगर आप पोलाइट हैं और आप के अंदर बेसिक एटिकेट्स हैं जिससे आप बाकियों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये सब का सब जो ये प्रोसेस है ये वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्लियर? अब अगर हम देखें कि बेसिक वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में इफ़ेक्टिव स्पीकिंग किस तरह से इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से एरियाज़ हैं। नंबर 1 है द वर्ड्स यू चूज़। सबसे पहले आपको पता हो कि आप कौन से अल्फाज को इस्तेमाल करने जा रहे हो, ये आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी, जिसमें आप लिख भी सकते हो, आप बोल भी सकते हो, आप चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप डिफरेंट किस्म के इशारों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब के सब जो होंगे ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल में आएंगे। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ यू कैन कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली। डिफरेंट वे से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। लॉन्ग क्वेश्चन में तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। उसमें या फिर ये भी हो सकता है एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें आपको सारी की सारी टाइप्स देनी पड़ेंगी, जिसमें इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, फिर आगे उनकी जो सब टाइप्स हैं आपको उसी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, हाउ यू से देम। नंबर 1 द वर्ड्स यू चूज़, नंबर 2 हाउ यू से देम, आप उन्हें किस तरह से अदा करोगे, किस तरह से कहोगे। हाउ यू रीइंफोर्स देम विद अदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, all these affect of transmission of your message, how it is received and understood by your audience। अब ये सारी चीज़ें जो होंगी कि आप किस तरह से अपने मैसेज को दूसरों तक ट्रांसमिट करते हैं, किस तरह पहुंचाते हैं, और जो रिसीवर है वो किस तरह से आपकी बात को रिसीव करता है, क्या उसे समझ भी आती है या नहीं, ये मैटर करेगा। इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग दैट योर चॉइस ऑफ वर्ड्स इज़ केयरफुल। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिन अल्फाज के ज़रिए से आप गुफ्तगू करने जा रहे हैं, आपको उनके मामले में केयरफुल होना पड़ेगा। यू विल प्रोबेबली नीड टू यूज़ डिफरेंट वर्ड्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। आप हर जगह पर एक लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिचुएशन के हिसाब से आपको वैरायटी ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। इवन व्हेन डिस्कसिंग द सेम सब्जेक्ट, चाहे उसका मौजू एक ही क्यों ना हो, लेकिन जगह बदलेगी, लफ्ज़ बदलेगा, लोग बदलेंगे, आपकी टोन बदलेगी, आपका बिहेवियर बदलेगा, अगर ग्रुप बदलेगा, अगर आप अपनी एज फेलो से बात कर रहे हो तो आपकी टोन अलग होगी, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन और होगा। अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हो तो आपकी टोन कुछ और होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होगी, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कुछ और होगा। क्लियर? अगर आप बच्चों से बात कर रहे हो तो आपका बिहेवियर कुछ और होगा, आपकी वर्डिंग कुछ और होगी, आपके नोशंस कुछ और होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट यू से टू अ क्लोज कॉलीग विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू प्रेजेंट अ सब्जेक्ट एट अ मीटिंग। आप किसी भी मीटिंग में हैं और आप अपने कोलीग से कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे।
How you speak includes your tone of voice and pace. Like nonverbal communication, more generally, these send important messages to your audience, for example, about your level of interest and commitment, or whether you are nervous about their reaction. एक्टिव लिसनिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल। आपकी कम्युनिकेशन में जो एक्टिव लिसनिंग होगी वो बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ टीचर, अगर मैं अपनी क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इसके लिए मेरी ऑडियंस का, मेरे स्टूडेंट का एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है, अगर वो एक्टिवली लिसनिंग कर रहे होंगे तो बात को वो समझ सकेंगे। अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव है तो ज़ाहिरी बात है वो सुनेंगे। लेकिन अब एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, उसके लिए पैसिव लिसनिंग नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अब दो तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक ये कब्रिस्तानों की खामोशी, साइलेंस है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाके कोई बात करते हो, आपको कोई जवाब मिलेगा? नो। आप किन के साथ बात कर रहे हो? डेड पीपल्स, जो ज़िंदा नहीं है। तो इसी तरह क्लास में भी मेंटली तौर पर डेड स्टूडेंट्स होते हैं, मीन्स के वो प्रेजेंट, फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो उनका एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़रूरी है और उनके माइंड का वहाँ पे प्रेजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव लिसनिंग इज़ वाइटल फॉर गुड वर्बल कम्युनिकेशन। देयर आर नंबर ऑफ वेज दैट यू कैन इंश्योर दैट यू लिसन मोर इफ़ेक्टिवली। दीज इंक्लूड बी प्रिपेयर टू लिसन, concentrate on the speaker and not on how you are going to reply। आप अच्छे लिसनर होंगे तो फिर आपको बात समझ भी आएगी, फिर आपको समझ आएगी कि अगला बोलने वाला क्या बोल रहा है। अगर आप उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं हो तो फिर आप समझने से कासिर हो जाओगे। कीप एन ओपन माइंड एंड अवॉइड मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द स्पीकर। जस्ट आप उसकी इन्फॉर्मेशन को गेन करें, उसके ऊपर फ़ौरन से जजमेंट्स पेश ना करें। ये हमारे में ये एक कॉमन सी बात है कि बग़ैर किसी शख्स को जाने समझे देखे उससे बात किए बगैर ही हम अपना एक आइडिया क्रिएट कर लेते हैं, अपना एक जजमेंट पास कर देते हैं कि शायद ये शख्स इस तरह का होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स वैसा ही हो। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम समझ रहे हैं अगर हमने प्री जज कर लिया तो हम उसमें गलत भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको कीप एन ओपन माइंड रखना पड़ेगा। कंसंट्रेट ऑन द मेन डायरेक्शंस ऑफ द स्पीकर्स मैसेज। आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी कि स्पीकर का मैसेज है क्या, उसकी डायरेक्शंस क्या हैं, किस मेन ऑब्जेक्ट पर वो कम्युनिकेशन कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवरऑल। उसमें सबसे ज़्यादा आपने ये देखना है कि स्पीकर कहना क्या चाह रहा है, वो आपको समझाना क्या चाह रहा है। नो द डिटेल ऑफ द वर्ड्स दे आर यूजिंग। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस इफ़ एट ऑल पॉसिबल। आपको किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना। For example, if there is a lot of background noise, you might suggest that you go somewhere else to talk। अब मिसाल के तौर पर क्लासेस हो रही हैं, एक क्लास में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, उससे बाकी जितने भी बिल्डिंग के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ पर सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इफ़ेक्टिव ना कम्युनिकेशन होगी, ना लिसनिंग होगी, ना अंडरस्टैंडिंग होगी। तो माहौल का साइलेंट होना ये बहुत अशद ज़रूरी है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे आपको परहेज़ करना पड़ेगा। बी ऑब्जेक्टिव। आपको अपने ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं, आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू थिंक यूर नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल द अदर पर्सन इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन। आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया,
अब आपका टीचर, आपका फेलो, आपका पेयर आपको उसका आंसर कर रहा है, तो अब फ़ौरन से दूसरा क्वेश्चन तैयार ना करें, पहले उसकी बात को समझें, उसकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसके बाद आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे जाएं। तो ये हमारे पास डिफरेंट इफ़ेक्टिव स्पीकिंग्स के 3 मेन एरियाज़ हैं जिसमें हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद है इम्प्रूविंग वर्बल कम्युनिकेशन। मोर एडवांस टेक्निक क्या है जी इसकी? जब हम वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन सी हमें टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा? नंबर 1, रीइंफोर्समेंट। Reinforcement is the use of encouraging words alongside nonverbal gestures such as head nods, a warm facial expression, and maintaining eye contact. The use of encouragement and positive reinforcement can encourage interest, the way for development and maintenance of the relationship, relieve fears, show warmth and openness, reduce shyness और nervousness। अब रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट वर्बल कम्युनिकेशन में ये एक टेक्निक है जो कि आपको करेज फ्राहम करती है, आपको हौसला देती है, आपको हिम्मत देती है। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें आपके नोशंस, इशारे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका आई कांटेक्ट जो होता है वो भी शामिल होता है। आपको इनकरेज किया जाता है कि आप किस तरह अपने बाकी जितने भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं आप उनके साथ किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ किस तरह से डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका इंटरेस्ट किस तरह से है, आप लोगों को किस तरह से बात को बयान कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप में किस तरह से तवज्जो दे सकते हैं। अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई खौफ है, अपने खौफ को आप किस तरह से दूर कर सकते हैं, तो आपको अपने आप को रीइंफोर्स करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है, क्या करे वो? आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में जाना शुरू कर दे। पहली बार जाएगा बहुत ज़्यादा डर लगेगा, हो सकता है कि वो पूरी तरह उस अंधेरे वाली जगह तक पहुंच ही ना सके और वापस आ जाए। बार बार उसको ट्राई करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि उसे अंधेरे से डर ख़त्म हो जाएगा। तो यही चीज़ होती है कि आपको रीइंफोर्स करती है और आपको इसके लिए मुस्तकिल मिजाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम क्या कहेंगे? रिलीव फेयर्स। उसके बाद है शो वार्मथ एंड ओपननेस। जब भी आप किसी से मिलें तो आप वेलकम करें, आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, आप शर्माएं नहीं और आप ना ज़्यादा मीन्स के ओपन भी ना हो। आप मिले जुले अंदाज में मिलें, आप दरमियाने लेवल पे रह के मिलें ताकि नेक्स्ट पर्सन को समझना भी आसान हो, आपके लिए भी आसानी हो। नंबर 2, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग जो होती है ये किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। Questioning is an essential way of clarifying areas that are unclear। ऐसे एरियाज़ जो कि क्लियर नहीं हैं, जिनके बारे में आप क्लियर नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करेंगे, सवाल करेंगे। इट कैन आल्सो इनेबल यू टू क्लियरली स्पीक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो ये चीज़ आपको दूसरे लोग जो होंगे आपके क्वेश्चन के ऊपर आपको आंसर करेंगे और ये चीज़ आपको क्लैरिटी की तरफ ले जाएगी। On a more social level, questioning is also a useful technique to start conversation, draw someone into a conversation or simply show interest। मिसाल के तौर पे अब मैं किसी को नहीं जानता हूँ तो सबसे पहले मैं सलाम करूँगा, ग्रीटिंग्स होंगी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, कौन हैं आप, खैरियत से आना हुआ, लाइक एज दैट। आप किसी से इस तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक तो आपकी जो माइंड के अंदर क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चन के थ्रू आप उसको क्लियर कर सकते हैं। जो एम्बिग्विटी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको कम्युनिकेशन के ज़रिए से उसको